हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान दुनिया पर। मैं अक्षत सिंह, आपका दोस्त, आपका यार, आपका भाई लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक नया चैप्टर चालू करा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3। उसके हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसके फैक्टर्स वो किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स पढ़े केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, दोनों में यूज़ होते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये सब हमने पढ़ा। अब आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको हिंदी में भी व्हीट स्टोन ब्रिज ही बोलते हैं, नहीं तो ये मत बोलने लग जाना गेहूं पत्थर ब्रिज। गेहूं पत्थर पुलिया नहीं है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलता है? व्हीट स्टोन ब्रिज ये बोलता है कि इफ़ द ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन देन द रेशो ऑफ अपर टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशो ऑफ लोअर टू रेजिस्टेंस, दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S। अब आप ये सोच रहे हैं मैंने क्या बक दिया, ये क्या बकवास कर दी मैंने, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ ना। इसमें क्या वो ये बोल रहा है कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, अब बैलेंस कंडीशन में कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगी, मतलब IG की वैल्यू जीरो। अगर IG की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। ये एक कंडीशन होती है जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ना इधर होनी चाहिए ना इधर होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहनी चाहिए, तब माना जाएगा कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। तो ये बोलता है कि अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट फ्लो होगा तो जो ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस का रेशो है, जो कि है P/Q, वो नीचे के दोनों रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा, दैट इज R/S। तो हम उसको ओवरऑल क्या लिखेंगे? P/Q इज इक्वल टू R/S। अब इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें क्लोज लूप सपोज करना पड़ेगा। क्लोज लूप सपोज कर लेते हैं, ABDA ये वाला ले लिया। ठीक है, समझ में आया कौन सा लिया? सबसे पहले ले लो ABDA, ले लो। इन क्लोज लूप ABDA लिया। अब इसमें क्या लगा दिया अपन ने? इसमें लगा दो, अपने को वो लेना है जहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे पहले जा रहे हैं तो करंट रेजिस्टेंस आ रहा है, ये I1 और P, तो लिख दो I1P। और सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। फिर इधर से B के साथ नीचे आए, फिर IgG लिख दो, प्लस IG/G। फिर नीचे सेम डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी हो गई, करंट इधर आ रहा है और अपन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव साइन लगाया। अब यहाँ पर कौन सा आ रहा है? I2 भी आ रहा है और रेजिस्टेंस भी आ रहा है, I और R दोनों आ रहे हैं, तो इसमें लिख दो I2R इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, ये 0 हुआ। अब हमने पढ़ा कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो IG की वैल्यू 0। अब IG की वैल्यू 0 तो इसमें ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने देखा कि जो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं था। अब जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास ही नहीं हो रहा, दैट इज IG इज इक्वल टू 0 है, तो ये IG/G, ये ओवरऑल पार्ट, ये पूरी एंटिटी 0 हो गई। अब ये एंटिटी 0 हो गई तो ये इसको हटा दिया, इसको लिखो नहीं लिखो बराबर, तो ये ऐसा लिख दिया मैंने। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको आगे करके ऐसे ही लिख देता हूँ। जो ये I2R है, इसको मैं इक्वल टू के इस तरफ भेज देता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/I1P इज इक्वल टू I2R, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसको इक्वेशन दे दो 1, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा क्लोज लूप ले लो। इन क्लोज लूप BC, अब हमने ABDA ले लिया था, तो अब ले लो BCDB ले सकते हैं, BCDB।
अब ये हमारा दूसरा क्लोज लूप है। तो इस क्लोज लूप में वापस से वही लगाना अपने को, और रेजिस्टेंस, और उसमें सबसे पहले में क्या आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, I1 माइनस आई जी करेंट, और Q रेजिस्टेंस ये लिख दो सेम डायरेक्शन में, तो लिख दो I1 माइनस आई जी इंटू Q। फिर अपन इधर से इधर आ गए, इधर करंट ऊपर जा रहा है और अपन नीचे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस के साइन के साथ लिख दो S इंटू I2 प्लस आई जी। फिर इधर ऊपर चढ़ रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है वापस से इधर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर माइनस का साइन के साथ लिख दो आई जी जी, माइनस आई जी इंटू जी, ये करंट और ये गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर से इसमें लगाया हमने बैलेंस कंडीशन वाली कहानी कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आई जी की वैल्यू 0, तो आई जी की वैल्यू यहाँ पर 0, तो यहाँ पर से बचेगा I1 इंटू क्यू, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ बचेगा माइनस S इंटू I2, यहाँ पर भी 0, तो इसको लिखो ही नहीं, इज इक्वल टू 0। इसको आगे लिख कर मैंने ऐसा लिख दिया I1 क्यू इज इक्वल टू, ये माइनस था इधर पहुँच जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख दिया मैंने I2S लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन दे दी मैंने 2, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करा मैंने पता है, अब इसको मैंने इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इससे हमको क्या मिल गया, इससे आया हमारा पहली इक्वेशन थी हमारी I1P इज इक्वल टू I2R, यही थी, इससे डिवाइड कर दो, नीचे डिवाइड करेंगे I1Q अपॉन में I2S, यही था। I1 से I1 कैंसल, I2 से I2 कैंसल, बचा क्या, हमको क्या बचा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ओ भाई साहब, ये तो हमको जो प्रूफ करना था वो आ गया। कितना सिंपल था यार, ये तो इतना सिंपल था, क्या बात करते हैं, इतना सिंपल रिलेशन। तो फिर से हम देखते हैं क्या करा हमने। सबसे पहले हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है कि व्हेन द ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन देन द रेशियो ऑफ अपर टू रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लोअर टू रेजिस्टेंस, दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बस कंडीशन क्या है, जो IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, मतलब ब्रिज क्या होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। फिर हमने उसको प्रूफ करा। प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले क्लोज लूप लिया ABDA। ABDA में हमने लगाया वो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि हमको वही पार्ट लेना है, एंटिटी लेना है जिसमें करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो। तो करंट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सबसे पहले इसमें आ रहा है I1P लिख दिया। सेम डायरेक्शन में फिर आगे बढ़े, सेम डायरेक्शन में IGG आ रहा है, प्लस लगा के IGG लिख दिया। फिर इधर हमको D से A में जाना है, D से A में नेगेटिव करंट इधर आ रहा है और अपन उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमको माइनस लगा दिया। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तेज़ हवा चल रही है, तेज़ हवा सामने से चल रही है और हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं। साइकिल से मान लो, तो साइकिल में हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी चलाने में, साइकिल चलाने में। और मान लो जिस तरफ से हवा चल रही है हम उसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, तो हमको बहुत कम ताकत, बिल्कुल ना के बराबर ताकत लगानी पड़ेगी। एक पेडल में हम जितना अपोजिट में जा रहे थे उससे तो 4 गुना 5 गुना आगे जाएंगे एक पेडल लगाने पर। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है, अगर हम अपोजिट आते हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, और एनर्जी ज़्यादा लॉस हुई मतलब नेगेटिव साइन, डिक्रीज यानी नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव लगाएंगे। यही कहानी है, सिंपल सा फंडा। फिर हमने लगाया कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू 0 पुट कर दी, IG की वैल्यू 0 पुट करी, ये जो पार्ट है यह पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। बचा क्या, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 बचा। ये इसको मैंने जो I2R था ये माइनस का था, इसको उधर भेज के प्लस का कर दिया, इक्वेशन 1। दूसरा मैंने लिया, दूसरा लूप लिया BCDB। पहले में हमने इधर ये वाला आधा ले लिया था, ये वाला आधा पार्ट ले लिया था पहले में हमने, दूसरे में हमने ये वाला पार्ट ले लिया, समझ में आया। दूसरे में ले लिया तो उसमें वापस से वही वाला किरचॉफ्स लॉ लगाना है, जहाँ पर I और R होगा दोनों का प्रोडक्ट होगा वही लेना है। तो पहले में ले लिया I1 माइनस IG इंटू Q ले लिया, दूसरे में फिर उल्टा आ रहे हैं माइनस के साथ S इंटू I2 प्लस IG, ठीक है।
अब ये ऊपर गए, हम ऊपर गए तो ये आई जी इंटू जी माइनस के साइन के साथ इक्वल टू ज़ीरो। फिर से वापस वही कंडीशन लगाई कि आई जी की वैल्यू ज़ीरो, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रख दी वैल्यू ज़ीरो भैया। ज़ीरो पुट करने पे क्या आया, आई वन क्यू माइनस आई टू एस इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस आई टू एस को उस तरफ भेजा तो पॉजिटिव हो गया, इक्वेशन 2 दी। दोनों को कर दिया डिवाइड, धर के अपन ने डिवाइड करा, आई वन से आई वन कैंसिल हुआ, आई टू ने आई टू को मारा, आई वन ने आई वन को मारा, बचा हमको रिलेशन मिल गया पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। सिंपल सा रिलेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना है, 3 की वैल्यू दी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 की निकालना है। पी की निकालना है तो आर एस क्यू दिया होगा उस निकाल लेना, या एस निकालना तो पी क्यू आर दिया होगा निकाल लेना। सिंपल फंडा। और ये अगर डेरिवेशन आएगा 3 नंबर में, और मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोग पूरे 3 नंबर लेके आओगे इस रिलेशन में, कि है ही इतना सिंपल। अब अगला टॉपिक आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, वो क्या होता है, उसका फैक्टर वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करती है। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सबसे पहले डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर पर डिपेंड करती है। तो नेचर हमने बता दिया भाई कि नेचर कैसा होगा, नेचर ये नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर पे ले लिया हमने, एक ले लिया, इधर ले लिया स्ट्रॉन्ग, इधर ले लिया हमने वीक, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको बताया था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पूरा लिख देता हूँ। अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने अभी आपको इसके पहले वाली वीडियो में जस्ट बताया था। अगर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पीछे वाली वीडियो पार्ट 2 में जाकर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में जाकर मैंने वहाँ पर बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीट मतलब आयन में डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली का वो बात की बात है, मतलब आयन में डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल NaCl का, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये इसका Na+ अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इसमें हमने डिवाइड करा इसको 2 पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट को, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या है, ये कंप्लीटली नहीं होते, इसका कुछ पार्ट बच जाता है। कुछ पार्ट बच गया मतलब कुछ मान लो जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, वो नॉन पोलर पार्ट है, वो बच जाता है, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो पाता आयंस में, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता। अब ये तो एक कंडीशन हो गई स्ट्रॉन्ग की और वीक की, कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और ये कंप्लीटली नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। अब दूसरी कंडीशन है मोलर कंडक्टिविटी विल बी ग्रेटर। जो स्ट्रॉन्ग के केस में, इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है दैट इज डेल एम, ये वैल्यू इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वीक। सेकंड पॉइंट है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर, एंड वीक के लिए सेकंड पॉइंट हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी दैट इज डेल एम, वैल्यू ऑफ डेल एम विल बी लेसर देन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर में 2 पार्ट डिवाइड करा नेचर को, स्ट्रॉन्ग में और वीक में। स्ट्रॉन्ग में क्या आ गया, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक में आ गया विच नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। और उसकी दूसरा पॉइंट लिख देंगे एक और हम, कि मोलर कंडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर in case of strong electrolyte is greater and the value of molar conductivity in case of weak electrolyte is less or lesser। अब इसका दूसरा फैक्टर आता है, वो आएगा हमको ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हम कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं पर सॉल्वेंट में, पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो वो पार्ट तो सिंपल सा है और इस बार आएगा भी नहीं, डिलीट हो गया है।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगला पार्ट है हमारा कोलरॉश लॉ। जो कोलरॉश लॉ है उसको हम उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो कोलरॉश लॉ देखने के लिए प्लीज मूव टू द पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो, कोलरॉश लॉ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कोलरॉश लॉ के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। हमको पता है हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कोलरॉश लॉ के साथ। तो टेक टाइम और बी हेल्दी एंड स्टे प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। जैसा कि आपको सबको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत लेट हो गई, तो हमें तैयारी और अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए। ये हमारा मार्क्स गेन करने का टाइम है, तो इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू।